वेलकम स्टूडेंट्स टू अवर टुडेज न्यू वीडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ये एक रिप्रोडक्शन का टाइप है जिसके अंदर एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है और ये ज्यादातर लोअर ऑर्गेनिज्म में यूज होता है क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, इसमें एनर्जी बचती है और एक सिंगल पेरेंट की मदद से एक सेल डिवाइड हो सकती है। और लोअर ऑर्गेनिज्म से मेरा मतलब है ये ज्यादातर इनवर्टिब्रेट्स और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म और प्लांट्स के अंदर ये टाइप का रिप्रोडक्शन देखा गया है। और हर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस किस लिए करता है स्टूडेंट्स? ये सर्वाइव करने के लिए करता है क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म चाहता है कि वो सर्वाइव कर सके और सर्वाइव करने के प्रोसेस के अंदर उसे रिप्रोड्यूस करना तो बनता ही है। और रिप्रोडक्शन के दो टाइप से आप सब जानते हैं, एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कई डिफरेंट टाइप है जिसके अंदर प्लांट्स इन्वॉल्व होते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं और कई इनवर्टिब्रेट्स इन्वॉल्व होते हैं। और इन टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम इन ब्यूटीफुल डायग्राम की मदद से एक एक कर देखेंगे। तो चलो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स। तो सबसे पहला टाइप है स्टूडेंट्स हमारा, वो है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन यानी इसके नाम में ही है कि एक सिंगल सेल बाइनरी बन जाता है, यानी दो सेल के अंदर डिवाइड होता है। और ये डिवीजन कैसा है स्टूडेंट्स? एक सिंगल सेल अपने अंदर डिवीजन कर कर पहले दो न्यूक्लियाई बनाता है और फिर ये डिवाइड होना स्टार्ट होता है। यहाँ पर साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस होता है और फिर एक सिंगल सेल बन जाता है दो सिंगल सेल के अंदर। और ये ज्यादातर बैक्टीरिया के अंदर देखा गया है और इसका सबसे बेहतरीन और बेस्ट एग्जाम्पल है ई कोलाई बैक्टीरिया, जिसका जनरेशन टाइम 20 मिनट है। यानी स्टूडेंट्स अगर हमने 4 इकोलाई बैक्टीरिया को इंक्यूबेट किया तो हम 20 मिनट यानी 20 मिनट के बाद अगर उसे चेक करेंगे तो 4 के 8 इकोलाई सेल हो चुके होंगे, क्योंकि एक बाइनरी फिजन के प्रोसेस से डिवाइड होता है। और ये बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला असेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन है। अगला टाइप है स्टूडेंट्स, वो है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन के नाम में ही छुपा है कि इसके अंदर ऑर्गेनिज्म अपने आप को एक दो टुकड़े कर लेता है और अगर जितने भी इसके पीसेस हो गए, इसे अगर कट कर दिया गया तो ये ऑर्गेनिज्म नया बन जाएगा। और इसका एक एग्जांपल आता है हाइड्रा का। अगर हाइड्रा को बीच से कट कर दिया जाए और इसके दो पार्ट हो चुके हो तो ये दोनों पार्ट एक नया हाइड्रा बना सकते हैं और ये नया हाइड्रा फिर एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है और ये उसका एक ऑफस्प्रिंग ही कहलाएगा। और ज्यादातर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इनका जेनेटिक मेकअप सेम ही होता है, ये सेम टू सेम अपने पेरेंट की तरह होते हैं स्टूडेंट्स। और तीसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है रीजनरेशन। हर टाइप के अंदर अपने नाम में ही इसका मतलब छुपा है स्टूडेंट्स। रीजनरेशन यानी अगर इसका कोई पार्ट कट कर दिया जाए या उसे सिमेट्रिकली कट किया जाए उस ऑर्गेनिज्म को तो उससे एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है स्टूडेंट्स। और इसका एक बेस्ट एग्जांपल है स्टारफिश। अगर स्टारफिश को बीच से कट कर दिया जाए तो स्टूडेंट्स जो उसका अदर हाफ होगा वो कुछ दिनों के बाद अपना अदर हाफ पूरी तरह से ग्रो कर कर एक पूरा नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ये फ्रेगमेंटेशन से अलग है स्टूडेंट्स क्योंकि इसके अंदर फ्रेगमेंट यूज होते हैं और रीजनरेशन के अंदर बॉडी पार्ट रीग्रो हो रहे हैं, इसके फ्रेगमेंट्स नहीं हुए हैं, इसके ज्यादा पीसेस नहीं होते। रीजनरेशन के अंदर उसके हम ज्यादा पीसेस नहीं कर सकते और फ्रेगमेंटेशन के अंदर हम ज्यादा पीसेस कर सकते हैं। यानी हाइड्रा के हमने अगर 4 टुकड़े करे तो 4 टुकड़ों से भी एक नया प्लांट बन सकता है। पर यहाँ पर रीजनरेशन के अंदर उस ऑर्गेनिज्म को एक सिमेट्रिकल डिवीजन में आपको कट करना होगा। यानी अगर मैंने स्टार फिश को बीच से कट किया तभी ही एक नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। ऐसा नहीं है कि फ्रेगमेंटेशन से अगर टेल से भी कोई नया ऑर्गेनिज्म बने, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो स्टूडेंट्स रीजनरेशन के अंदर वो सिर्फ एक सिमेट्रिकल डिवीजन के बाद ही एक प्रॉपर नया ऑर्गेनिज्म बनता है और ये जो न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है वो अपने पेरेंट से जेनेटिकली सिमिलर होता है और डिक्टो उसका एक ऑफस्प्रिंग होता है। तो स्टूडेंट्स ये था रीजनरेशन के बारे में। अगला टाइप है स्टूडेंट बडिंग, जो ज्यादातर हाइड्रा के अंदर होता है। और हाइड्रा का बडिंग ऐसा है स्टूडेंट्स
कि हाइड्रा के पास एक बर्ड फॉर्म होता है उसके बॉडी के अंदर, ये आप देख रहे होंगे, और ये बर्ड धीरे धीरे बड़ा होकर डिटैच हो जाता है अपने पेरेंट से, और ये डिटैच बर्ड फिर एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। और फिर अगला टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन को तो हमने कई बार अपने घरों में, गार्डन में इस्तेमाल किया है। हम कोई भी प्लांट का एक स्टेम लाते हैं, उसकी रूट लाते हैं या उसका लीफ, और इन पार्ट्स को हम सॉइल के अंदर डिग कर कर उसे लगा देते हैं और फिर उसे पानी देते हैं, प्रॉपर उसकी केयर करते हैं और फिर एक नया प्लांट बन जाता है। ज्यादातर हमने अपने गार्डन में ये रोज के साथ किया होगा। हम रोज की कोई स्टेम लाते हैं, उसे गाड़ देते हैं और फिर कुछ दिनों के बाद रोज के उस स्टेम से एक पूरा नया प्लांट आ जाता है, और इस प्रोसेस को कहा जाता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। और ये ज्यादातर प्लांट्स के अंदर देखने में मिलता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है नेचुरल और दूसरा है आर्टिफिशियल। स्टूडेंट्स, हमारा जो अगला टाइप है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो है स्पोरुलेशन। इससे स्पोरुलेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब एक नॉर्मल सेल खतरा महसूस करता है, उसके प्रॉपर उसका एनवायरनमेंट नहीं होता, ये उसका हॉस्टाइल एनवायरनमेंट नहीं है या एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में वो चला जाता है, तब वो अपने आसपास एक स्पोर बना लेता है, और ये स्पोर एक डोरमेंट स्टेज में चला जाता है, इनएक्टिव स्टेज में चला जाता है, और जब कंडीशन फेवरेबल होती है तब ये एक नया ऑर्गेनिज्म बनकर बाहर निकलता है, और इस प्रोसेस को कहा जाता है स्पोरुलेशन। ये ज्यादातर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में देखने मिलता है, और ज्यादातर बैक्टीरिया के अंदर स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया में आता है बैसिलस सबटिलिस। ये एक स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है। कई स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है, पर मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक और टाइप है ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, वो है पार्थेनोजेनेसिस, और ये ज्यादातर लिजर्ड के अंदर देखने को मिलता है, ये रेप्टाइल्स के अंदर देखने मिलता है। बिना फर्टिलाइजेशन के एग लेइंग स्टार्ट करती है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने देखा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स। तो उसके अंदर हमने देखा बाइनरी फ्यूजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन और स्पोरुलेशन। और ज्यादातर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन लोअर ऑर्गेनिज्म में यूज होता है और प्लांट के अंदर, और इसके कई बेनिफिट्स है, जैसे कि ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, इसके अंदर एनर्जी बचती है, सिंगल पेरेंट यूज होता है और जेनेटिक मेकअप कंजर्व रहता है। पर इसके कई डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज ये है कि इसके अंदर जेनेटिक वेरिएशन नहीं आता, वैरायटी नहीं मिलती, और ऑर्गेनिज्म अपने पेरेंट का एक क्लोन ही होता है, और वेरिएशन ना होने की वजह से ऐसे ऑर्गेनिज्म ज्यादातर सर्वाइव नहीं कर पाते। बेनिफिट्स होने की वजह से आज भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कई ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं, पर ज्यादातर 80% ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को प्रीफर करते हैं। तो अगले वीडियो में देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और मुझे उम्मीद है कि आपका कंसेप्ट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उसके टाइप्स के बारे में क्लियर हो चुका होगा। तो ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।